Hello students, today we will start basic accounting term 11th class chapter 2. These terms are frequently used in your book, so you should know about the basic meaning of these terms. First of all, we will start from basic business transaction. Business transaction. What is business transactions? It is financial event एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी. तो जितने भी ट्रांजैक्शन है जिनको मनी टर्म्स में देखा जाता है वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं. जैसे सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ फर्नीचर. तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस. तो वो सभी ट्रांजैक्शंस, वो सभी इवेंट जिनको मनी टर्म्स में कन्वर्ट किया जाता है, जो मनी टर्म्स में होती हैं, उनको हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस कहते हैं. इज इट क्लियर? नेक्स्ट. ओके, वन थिंग मोर अबाउट दिस बिजनेस ट्रांजैक्शन इज दैट इट कैन बी कैश और इट कैन बी क्रेडिट. व्हाट डज इट मीन? इट कैन बी कैश. ये कैश में भी हो सकती है जैसे हमने ये कैश में किया, और क्रेडिट भी हो सकती है यानी कि उधारी पर, क्रेडिट पर. तो यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स टू द पर्सन हो जिससे हमने पैसा ना लिया हो लेकिन उधार पे सामान बेचा हो, तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी होती है, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है. ठीक है, तो कैश और क्रेडिट बोथ आर बिजनेस ट्रांजैक्शंस. ठीक है. नेक्स्ट इज अकाउंट. अकाउंट क्या है? अकाउंट में देखो, हम एक पर्टिकुलर एक रिकॉर्ड की बात करते हैं. जैसे यहाँ पे हमने सेल ऑफ गुड्स किया राम, और यहाँ पे हमने किया सेल ऑफ फर्नीचर टू राम. तो यहाँ पे हम किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट की अगर हम बात करते हैं या फिर सिर्फ राम की ही बात करें तो दिस इज कॉल्ड अकाउंट. तो राम का अकाउंट, राम के अकाउंट में राम की ही ट्रांजैक्शन होंगी. ठीक है. फर्नीचर के अकाउंट में फर्नीचर की ही ट्रांजैक्शंस होंगी. ठीक है. सेल्स के अकाउंट में सेल्स होंगी सारी, परचेज अकाउंट में परचेज होंगी सारी. तो एक पर्टिकुलर जब एक रिकॉर्ड की बात होती है तो दिस इज अकाउंट. तो इट इज अ रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस अंडर पर्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट. जैसे राम अकाउंट. ठीक है, उसमें सिर्फ राम की बात होगी. नेक्स्ट, कैपिटल. व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल इज द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर. तो कैपिटल वो अमाउंट है, वो पैसा है. देखो, जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया था, रिचा ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया. तो रिचा ने जो अपना बिजनेस स्टार्ट किया उसमें जो स्टार्टिंग में जो उसने पैसा लगाया, फ्लावर्स खरीद के लेकर आई. रिचा अगर फ्लावर का बिजनेस करती है तो फ्लावर खरीद के लेके आई. स्टार्टिंग में जो वो मनी लगाएगी बिजनेस में, उससे पहले तो सेल नहीं हो सकती ना, पहले तो पैसा लगाना ही पड़ेगा, उसके बाद सेल होगी, है ना. कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर और द प्रोप्राइटर. कैपिटल वो अमाउंट है जो स्टार्टिंग में बिजनेस में लगाया जाता है. जैसे मैंने फ्लावर का बिजनेस स्टार्ट किया था, तो स्टार्टिंग में जो पैसा लगाया जाता है, क्योंकि मैं सबसे पहले तो मुझे पैसा लगाना पड़ेगा, उसी के बाद ही सेल होगी मेरी, है ना. तो जो अमाउंट लगाया जाता है प्रोप्राइटर के द्वारा, ओनर के द्वारा, उसको हम कैपिटल कहते हैं. ठीक है. तो कैपिटल इज द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर. इस कैपिटल के बारे में एक चीज और ये जान लो कि कैपिटल जो है एक तरीके से फर्म की लायबिलिटी मानी जाती है. लायबिलिटी क्यों मानी जाती है? जैसे मान लो कि राम है, राम ने फर्म में पैसा लगाया, ये फर्म है, तो फर्म के लिए इसने जो पैसा लगाया, फर्म के लिए वो एक तरीके से लायबिलिटी है. ये इसको एज अ लायबिलिटी ट्रीट करता है, क्योंकि ये रूल है कि ओनर और फर्म दो अलग अलग एंटिटी है. इन दोनों को एक नहीं माना जाता. राम अलग है और बिजनेस अलग है. ठीक है. तो बिजनेस को और फर्म को, बिजनेस मैन को अलग अलग समझा जाता है, इनको एक नहीं समझा जाता. तो इसने जो पैसा लगाया है वो फर्म के लिए क्या है, एक तरीके से लायबिलिटी है, ये देनदारी है इसकी. ठीक है. नेक्स्ट आता ड्राइंग. व्हाट इज ड्राइंग? देखो बच्चे, ड्राइंग वो अमाउंट है जो फर्म में ओनर निकालता है अपना, जो भी उसने पैसा इन्वेस्ट किया है. उसको जरूरत पड़ेगी पैसे की, और उसने फर्म में से पैसा निकाल लिया. जो अमाउंट उसने लगाया, जो अमाउंट उसने फर्म में डाला हुआ है, उसमें से उसने कुछ पैसे निकाल लिए. तो दिस इज ड्राइंग. ठीक है. तो इट इज द अमाउंट विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर. इट इज द अमाउंट which is
तो यहाँ पे हम प्रोपराइटर बोल रहे हैं, यहाँ पे हम ओनर बोल रहे हैं, तो बोथ आर सेम थिंग। प्रोपराइटर भी कह सकते हो, ओनर भी कह सकते हो, प्रोपराइटर। ठीक है। पैसा लगाया जाता है, कैपिटल होती है, और पैसा जब निकाल लेता है ओनर या फिर प्रोपराइटर, तो उसको हम ड्राइंग कहते हैं। ठीक है। फिफ्थ वन इज व्हाट इज लायबिलिटीज। लायबिलिटी क्या चीज है? ये लायबिलिटी, लायबिलिटीज एक तरीके से हमारी वो चीजें हैं जो फर्म को पे करनी है, जो फर्म के लिए उधारी पर है, जो फर्म के लिए देनदारियां हैं। ठीक है। इसको हम कहते हैं लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज मीन्स अमाउंट ओन्ड बाय द बिजनेस। ओड, इट इज ओड। ओड मीन्स पेबल। ठीक है। देखो बच्चे, जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो हमारे पास इतना पैसा नहीं होता, पूरा का पूरा पैसा ओनर या प्रोपराइटर नहीं लगाता, उसको हेल्प की जरूरत होती है। तो वो क्या करता है, अपने फ्रेंड से ले लेता है ना, या फिर किसी से उधार ले लेता है, या बैंक से उधार ले लेता है ना। कई चीजें करनी पड़ती है, क्योंकि स्टार्टिंग में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इतना पैसा किसी के भी पास नहीं होता, इसलिए उधारी करनी पड़ती है। तो उसी को ही हम लायबिलिटी कहते हैं, उधारी को ही हम लायबिलिटी कहते हैं। ओड अमाउंट ही लायबिलिटी है। तो ये लायबिलिटी हो सकती है भाई, लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो सकती है ना। हो सकता है मैंने कुछ टर्म के लिए या फिर कुछ शॉर्ट टर्म के लिए मैंने लोन लिया हो, या हो सकता है कि मैंने 5-10 साल के लिए लोन लिया हो, है ना। तो ये लायबिलिटी दो तरीके की होती है, जिसको हम कहते हैं करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी कहते हैं, और एक होती है हमारी नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी दो तरीके की होती है ये लायबिलिटी। ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है, जो कि विद इन 12 मंथ्स में रिकवर हमें पे करनी होती है। 12 मंथ्स में, विद इन 12 मंथ्स एंड मोर देन 12 मंथ्स, मोर देन अ ईयर। ठीक है। तो 12 महीने की उधारी लोगे 12 महीने तक के लिए, तो करंट लायबिलिटी कहा जाएगा। और 12 महीने से ज्यादा की आपने उधारी ली है, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, तो दैट इज नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है। नेक्स्ट टर्म इज एसेट। व्हाट इज एसेट? एसेट आर द, व्हाट इज एसेट? एसेट, एक्चुअली एसेट आर द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोपराइटर, राइट। Asset are the properties of owned by an entity or the enterprises। तो जो भी, जिसको हम कहते हैं कि संपत्तियां या परिसंपत्तियां हैं किसके पास, ओनर के पास, उसको हम एसेट कहते हैं। तो एसेट आर द प्रॉपर्टीज, एसेट आर द प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय एन ओनर। तो ओनर का जितना भी अपना खुद की जो प्रॉपर्टी उसने फर्म में लगाई है, उसको हम एसेट कहते हैं। फिर चाहे उसने वो खरीदी हो, जैसे अभी हमने इससे पहले एग्जांपल लिया था कि भाई फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर एक फर्म के लिए क्या है, एसेट है। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो शब्द यूज हुआ है ये ओन्ड है, इससे पहले लायबिलिटी के हमने ओड यूज किया है। तो एग्जाम में इसमें कंफ्यूज मत होना, एक होता है ओड, ओड मीन्स उधारी, एंड ओन्ड मीन्स खुद का, अपना, ओन्ड, राइट। अब ये जो एसेट है, ये हो सकता है कि ये भी कैसे हो सकता है कि ये शॉर्ट टर्म हो और लॉन्ग टर्म हो, इसको हम ऐसे कहते हैं। तो यहाँ पे भी एसेट दो टाइप की होती है, जिसको हम कहते हैं करंट एसेट्स, और दूसरा होता है हमारा नॉन करंट एसेट्स। भाई जो लॉन्ग टर्म के लिए है वो नॉन करंट एसेट है। फर्नीचर, अच्छा बताओ, फर्नीचर लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए? फर्नीचर लॉन्ग टर्म के लिए है ना भाई। 1 साल के लिए यूज थोड़ा करोगे, सालों साल यूज होगा फर्नीचर है, मशीनरी है, जितने साल के लिए यूज होगा। ठीक है। और करंट एसेट्स क्या होती हैं, जो शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं। जैसे क्या हो सकता है इस केस में, करंट एसेट्स क्या हो सकती है हमारा स्टॉक है,
हमारा स्टॉक है, राइट। हमारे डेटर्स हैं जिनको हमने उधार माल दिया है, अभी इसको हम पढ़ेंगे। हमारे डेटर्स हैं जिनको हमने उधार माल दिया है, ठीक है। तो ये हमें क्या होता है, स्टॉक हम बेचते रहते हैं, वो भी हमारी एसेट है, बेचते रहते हैं स्टॉक, उससे मनी आती रहती है हमारे पास, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रख सकते ना आप स्टॉक। ऐसी डेटर्स हैं, आपने उधार माल बेचा और वापस उसने पैसा दे दिया आपको 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद पैसा मिल ही जाता है जो आप उधार माल बेचते हो। तो current assets and non-current assets are the type of assets. Next is receipts. Receipts. What is receipts? Receipts. Receipt एक तरीके से आपकी इनकम है, जो आपने सामान बेचा, बदले में जो भी आपको मिला, that is receipt. तो receipt is the amount received by selling goods or services. ठीक है, receipt is the amount received by selling goods. कुछ भी बेचने के बाद आपने जिस बिजनेस में आप काम कर रहे हो, आप उसमें जो सेल कर रहे हो, उसमें जो अमाउंट आपको मिल रहा है, दैट इज रिसीप्ट, ठीक है। एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है? एक्सपेंडिचर का मतलब है कि आपने फर्म में जो खर्चा किया, अब फर्म में खर्चा आप क्यों करोगे? कोई सामान खरीदने के लिए करोगे। जैसे फर्नीचर खरीदने के लिए हमने क्या किया था, खर्चा किया, तो फर्नीचर भी खरीदोगे आप। भाई फर्म में पैसा जो लगाओगे वो ही एक्सपेंडिचर होता है। तो एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंट और liability incurred by acquiring assets or goods or services, ठीक है। फर्म की एसेट खरीदने के लिए या फिर गुड्स खरीदने के लिए जो खर्चे होते हैं वो एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। spent by owner to purchase assets or goods और सर्विसेज, ठीक है। अब ये खर्चे जो होते हैं, जैसे हमने अभी फर्नीचर खरीदा था ना, तो ये भी होता है कि लॉन्ग टर्म के खर्चे होते हैं और शॉर्ट टर्म के होते हैं। जो लॉन्ग टर्म के खर्चे होते हैं उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं उसको हम। और जो शॉर्ट टर्म के खर्चे होते हैं उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर लाइक परचेज ऑफ फर्नीचर और परचेज ऑफ मशीनरी, दीज आर लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस। मशीनरी फर्नीचर लॉन्ग टर्म के लिए यूज होंगे आपके फर्म में, है ना। तो दीज आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, जिनको हम 12 मंथ्स के लिए कहते हैं एक्चुअली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे अगर हमने फ्लावर की शॉप खोली है तो फ्लावर की शॉप का जो हम रेंट दे रहे हैं, रेंट ऑफ शॉप, ऐसा तो नहीं होगा कि हमें साल भर बाद रेंट देना है, हर महीने रेंट दिया जाता है ना रेंट। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे ही हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल ये भी क्या है, एक तरीके से एक्सपेंडिचर है शॉर्ट टर्म, तो इसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। आप सैलरीज दे रहे हो अपने एम्प्लॉयज़ को, आप रेंट पे कर रहे हो, तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो लॉन्ग टर्म के जो खर्चे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, शॉर्ट टर्म के जो खर्चे हैं दीज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा, एक एक्सपेंडिचर और होते हैं जिसको हम कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं हमारे ये वाले। तो these expenses written off more than accounting period। अभी सिर्फ आप इसका नाम देख लो कि क्या है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो मेरी बात सुनो,
जब आप नया बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप क्या करते हो, एडवर्टीजमेंट पे बहुत खर्चा करते हो। तो एडवर्टीजमेंट पे जो खर्चा होता है, जैसे मान लो आपने 10 लाख अपने बिजनेस में लगाए और आपका खर्चा हो गया एडवर्टीजमेंट पे 2 लाख का खर्चा हो गया आपका, तो वो 2 लाख अगर आप उसी फॉर्म में उसी अकाउंटिंग पीरियड में अगर आप देखते हो, आप ना प्रॉफिट लॉस देखोगे तो आपका लॉस ही जाएगा, आपका प्रॉफिट आएगा ही नहीं। तो क्या किया जाता है, एडवर्टीजमेंट पे जो एक्सपेंसेस होते हैं, एडवर्टीजमेंट पे जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम क्या करते हैं, एक साल में डिडक्ट नहीं करते, हम उसको क्या करते हैं, आने वाले सालों में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। जैसे मान लो कि 2 लाख का खर्चा आया, तो 2 लाख के खर्चे को आने वाले 5 साल में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो 40-40 हज़ार हर साल डिडक्ट किया जाएगा, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि भाई एक्चुअल हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है। 5 ईयर्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाएगा, यानी कि इस साल हम 2 लाख माइनस नहीं करेंगे अपना प्रॉफिट निकालने के लिए, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमने इसको बांट लिया, 5 सालों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो दैट आर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट टर्म इज expense is that the cost incurred for generating revenue। एक्सपेंस का मतलब तो पता ही होगा आपको, जैसे आप कोई सामान खरीदते हो तो क्या बोलते हैं, भाई यार मेरा तो इतना खर्चा हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो दिस इज एक्सपेंस, जो भी आपने मनी, आपने क्या किया, पैसा खर्च किया, सामान खरीदा, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए, दिस इज कॉल्ड एक्सपेंसेस, ठीक है। अब ये जो एक्सपेंसेस होते हैं, ये एक्सपेंसेस भी कई तरीके के होते हैं, जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं। ये 2 तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं। तो इसका क्या मतलब है, प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। प्रीपेड यानी कि पहले ही आपने पे कर दिया, और आउटस्टैंडिंग आपने पे ही नहीं किया, ठीक है। तो 2 तरीके से हो सकते हैं। जैसे मानो कि आपकी फर्म का रेंट है, ठीक है, आपने रेंट क्या किया, आने वाले 5 महीने का रेंट पहले ही पे कर दिया, तो दैट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। और आपने क्या किया, 5 महीने का ड्यू हो गया लेकिन अब तक आपने पे नहीं किया, तो दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लेकिन आपने पे नहीं किया, तो आप पे कर चुके हो तो प्रीपेड में आता है वो, ठीक है। तो ये है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या है, एक तरीके से अमाउंट है, एक तरीके से खर्चा है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ इनकम। व्हाट इज इनकम। अभी हमने बात की एक्सपेंसेस की, हम रेवेन्यू की भी बात कर चुके हैं। रेवेन्यू क्या बताया मैंने आपको, रेवेन्यू रिसीप्ट है, जो कि आपकी सेल होने पर जो आपको अमाउंट मिल रहा है, दैट इज रेवेन्यू। तो इनकम क्या है आपकी, इनकम क्या है, जैसे मानो कि आपने 10 रुपए का पेन 12 रुपए में बेच दिया, ठीक है। तो दिस इज द रिसीप्ट, दिस इज द कॉस्ट, एंड व्हेन वी विल टॉक अबाउट इनकम, तो हमको इनकम हुई कितनी, आपको फायदा कितना हुआ, फायदा हुआ रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करने पे, यानी कि रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस आप करोगे तो क्या होगा, ये इनकम, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ प्रॉफिट। Profit is just like your income, and profit classified as 2 तरीके से इसको देखा जाता है। एक होता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, इसको आगे हम समझेंगे, और एक होता है हमारा नेट प्रॉफिट, ठीक है। इट इज जस्ट लाइक एन इनकम, योर प्रॉफिट इज जस्ट लाइक एन इनकम, एंड इट इज डिवाइडेड इनटू ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। नेक्स्ट इज गेन। गेन क्या है, ये गेन भी एक तरीके से प्रॉफिट ही होता है, लेकिन ये होता कब है गेन, जैसे आपने फर्नीचर खरीदा, ये जो फर्नीचर आप खरीद रहे हो, अब ये वाला जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि परचेज ऑफ फर्नीचर, ये फर्नीचर जो आपने खरीदा था, तो फर्नीचर आपने मान लो 1 लाख का फर्नीचर आपने खरीदा, ठीक है, और फर्नीचर आपने यूज़ किया 5 साल तक, और 5 साल के बाद आफ्टर 5 इयर्स आपने इसको बेच दिया। जैसे मान लो आपने इसको बेच दिया
एक 80 का बेच दिया, एक 80 का नहीं 80 का बेच दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सीधा सीधा हिसाब ये दिख रहा है, देखो भाई 1 लाख की चीज़ आप 80,000 में बेच रहे हो और 5 साल से उसको यूज़ भी कर रहे हो और सिर्फ 20,000 ही उसकी वैल्यू कम हुई है, उसकी वैल्यू तो बहुत कम होगी। लेकिन यहाँ पे हमें ये लग रहा है कि यहाँ पे हम प्रॉफिट में हैं, यहाँ पे हम प्रॉफिट में, ये प्रॉफिट हो रहा है हमें, क्योंकि इतनी भी वैल्यू नहीं बची है उसकी 80,000। हर साल 10% वैल्यू कम होती है, तो हर साल 10% वैल्यू अगर कम होगी तो 10,000 हर साल कम हो रहा है ना। यानी कि हर साल अगर आप 10% इसमें से माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 80,000 से तो बहुत कम होगा। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, हमें गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, तो इसको हम गेन कहते हैं, इसको हम प्रॉफिट नहीं कह सकते। कोई हम चीज़ अगर हम बेच रहे हैं, फर्नीचर है या मशीनरी है, उसको बेचने खरीदने पे जो प्रॉफिट हमें हो रहा है उसको हम प्रॉफिट नहीं कहेंगे, उसको हम गेन कहेंगे कि गेन हुआ है। क्यों नहीं कहेंगे, इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि हमारे बिजनेस का जो मकसद है वो ये नहीं है, ये तो एक तरीके से पार्ट टाइम है, इसको हम पार्ट टाइम कह सकते हैं कि हम भाई फर्म में ये जो एक्टिविटीज़ की जा रही है इनसे हमें छोटा मोटा जो फ़ायदा हो रहा है वो फर्म के लिए एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि इस प्रॉफिट का पार्ट नहीं है वो। फर्म को हाँ गेन हुआ है, फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन वो प्रॉफिट नहीं कहा जाएगा, गेन कहा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टर्म इज लॉस, ऐसे ही लॉस है, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। अगर इसी फर्नीचर को 1 लाख की, अगर इसी फर्नीचर को 80,000 में ना बेचा जाता और इसको खाली बेचा जाता 10,000 में, तो ये हमारे लिए एक तरीके से नुकसान होता, क्योंकि 5 साल में वैल्यू कम इतनी नहीं होती, हर साल 10% अगर कम होगी तो 10 साल में ये फर्नीचर खत्म होगा। लेकिन यहाँ पे 10,000 वैल्यू 5 साल में ही होगी, यानी कि हमें क्या हो गया, यहाँ पे लॉस हो गया, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे लॉस। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर या लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ लॉस। यानी कि बिजनेस के उस पार्ट में जो आपका बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस नहीं है आपका, ये फर्नीचर बेचना, मशीनरी बेचना, ये आपका बिजनेस नहीं है, इससे जो लॉस या गेन हो रहा है इसको हम लॉस और गेन कहते हैं, प्रॉफिट या इनकम नहीं कहते, ठीक है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, आप जिस भी बिजनेस में डील कर रहे हो उसमें जो आप रॉ मटेरियल लेकर आ रहे हो, यानी कि कच्चा माल जो लेकर आ रहे हो आप, दिस इज कॉल्ड परचेजेस। जैसे मानो आप बैग बना रहे हो तो उसके लिए जो चमड़ा खरीद के ला रहे हो दैट इज रॉ मटेरियल, ठीक है। तो ये परचेजेस भी 2 तरीके से हो सकती हैं, हो सकता है कि आपकी कैश परचेजेस हो कि आपने पैसा दिया और सामान खरीद लिया, और हो सकता है क्रेडिट परचेज हो, 2 तरीके से ये परचेज हो सकती है, ठीक है। ऐसी हमारी सेल्स होती है, आपने माल बेचा दैट इज सेल ऑफ गुड्स। 2 तरीके से हो सकती हैं ये भी, जैसे हमारी परचेजेस थी, कैश सेल्स भी हो सकती हैं और क्रेडिट सेल्स भी हो सकती हैं, है ना। भाई आपने उधार पे बेचा हो और हो सकता है उधार भी ना बेचा हो, आपने कैश बेचा हो, ठीक है। यहाँ पे जो हमारी सेल्स हुई है, परचेज रिटर्न भी हो सकता है, सेल्स रिटर्न भी हो सकता है, यानी कि हमने परचेजेस किया और उसके बाद हमें माल पसंद नहीं आया या फिर कुछ खराबी थी तो हमने वापस कर दिया, तो दैट इज परचेज रिटर्न। और सेल्स रिटर्न में हमने अपना माल बेचा और वापस आ गया, किसी को पसंद नहीं आया या डिफेक्टिव था, जो भी था, तो दैट इज सेल्स रिटर्न, ठीक है। परचेज रिटर्न को वी ऑल्सो कॉल रिटर्न आउटवर्ड्स और सेल्स रिटर्न को वी कैन ऑल्सो से रिटर्न इनवर्ड, ठीक है। ये 2 नाम है, तो इनमें कंफ्यूज मत होना, बोथ आर सेम। परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड, देखो परचेज रिटर्न आपने खरीदा और वापस जा रहा है वो, तो दैट इज आउटवर्ड, और आपने जो बेचा वो वापस आ रहा है आपके पास, रिटर्न हो रहा है, तो दैट इज इनवर्ड, ठीक है। तो रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न इनवर्ड। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कई सारी एक्टिविटीज से जो हमें पैसा मिला है वो होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इसमें सेल ऑफ गुड्स भी हो सकता है, सेल ऑफ गुड्स प्लस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है उनसे जो पैसा मिल रहा है वो भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो दिस इज द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। सिर्फ रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो सेल ऑफ गुड्स आता है, लेकिन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो इन एक्टिविटीज से जो पैसा आया है वो भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का ही पार्ट है। नेक्स्ट इज
गुड्स. व्हाट इज गुड्स? फर्म जिस आइटम में डील कर रही है उसको हम गुड्स कहते हैं. तो गुड्स आर परचेज, फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड दैट आर परचेज टू बी सोल्ड. इज इट क्लियर? तो आइटम्स होते हैं, आइटम्स ही हमारी गुड्स हैं. नेक्स्ट इज स्टॉक. स्टॉक अनबिका माल, अनसोल्ड जो आपका प्रोडक्ट है, दिस इज स्टॉक. राइट. What is stock? Stock is unsold items you left at the end of the day. इस केस में दो चीज़ें हो सकती हैं. दो तरीके के आपके पास स्टॉक हो सकता है. एक तो हो सकता है रॉ मटेरियल और एक होता है पूरा बना हुआ प्रोडक्ट जो है आपका, यानी कि इन्वेंट्री. उसको हम इन्वेंट्री कहते हैं, जो बना हुआ प्रोडक्ट होता है. ठीक है. तो दो तरीके का आपका स्टॉक हो सकता है. ये स्टार्टिंग में भी होता है, ओपनिंग स्टॉक जिसे हम कहते हैं, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है. नेक्स्ट आ जाओ. नेक्स्ट है आपका ट्रेड रिसीवेबल्स. ट्रेड रिसीवेबल्स का क्या मतलब है? ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब है कि जिन लोगों से आपको पैसा आना है, दीज आर ट्रेड रिसीवेबल्स. जैसे आपने उधारी पे पैसा दिया, उधारी पे पैसा देने पर आपके डेटर्स आ जाते हैं. ठीक है. ये डेटर्स होते हैं जो आपको क्या होता है, आपने उनको सामान तो बेच दिया लेकिन उन्हें आपको पैसा अभी तक नहीं दिया है, तो दीज आर डेटर्स. ठीक है. और बिल रिसीवेबल, बदले में वो आपको बिल रिसीवेबल दे देते हैं और कहते हैं कि भाई ये रख लो, अभी तो हम पेमेंट नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, लेकिन 2 महीने बाद या 1 महीने बाद. तो दीज आर ट्रेड रिसीवेबल. डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल आर ट्रेड रिसीवेबल्स. इस तरीके से ही हमारे ट्रेड पेबल्स होते हैं. ट्रेड पेबल, भाई हमें भी तो किसी को पे करना हो सकता है. किसको पे करेंगे हम? हमारे क्रेडिटर्स को. और बदले में हम उनको क्या देते हैं? बिल्स पेबल. ठीक है. और BR का क्या मतलब है? बिल्स रिसीवेबल्स. ठीक है. नेक्स्ट इज कॉस्ट. कॉस्ट का मतलब आप समझते होंगे. कॉस्ट का मतलब होता है वो टर्म जो उस प्रोडक्ट को बनाने में लगा है, यानी कि एक्सपेंडिचर. इट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर incurred to product a specific activity. Okay. तो cost is the amount of expenditure. ठीक है. वाउचर एक फिजिकल एविडेंस होता है. भाई आप कोई सामान बेचते हो, खरीदते हो, तो बदले में आपको रिसीप्ट मिलती है ना, तो दिस इज द वाउचर. फिजिकल एविडेंस ऑफ सेल एंड परचेज. ठीक है. नेक्स्ट इज डिस्काउंट. का मतलब आप समझते हो. डिस्काउंट क्या होता है? आप सामान बेचते हो, आपको कुछ डिस्काउंट मिलता है, और आप सामान खरीदते हो तो आपको कुछ डिस्काउंट अगर मिलता है, यानी कि आपकी क्या होती है, आप जिस वैल्यू पे आप खरीदते हो उससे आपको कम पे करना पड़ता है. तो दिस इज डिस्काउंट. मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ डिस्काउंट को. डिस्काउंट का मीनिंग आप अच्छे से जानते हो. ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारा बैड डेट्स. देखो, आपके डेटर्स हैं. आपके डेटर्स कौन होते हैं? जिनको आपने उधारी पे माल बेचा होता है. सामान उन्होंने ले लिया लेकिन पैसा नहीं दिया. जैसे मानो कि 10,000 के आपके डेटर्स हैं. ठीक है. आपका कोई दोस्त है राम, आपने उसको सामान बेचा लेकिन उसके हालात कुछ ठीक नहीं है, तो उसने ये कहा कि भाई मैं दे दूंगा तुझे, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन उससे कम है कि वो 10,000 नहीं दे पाएगा, वो मुझे, उसके हालत बेकार हैं, तो वो मुझे 5,000 ही दे पाएगा. तो इस केस में 5,000 जो है वो क्या है? बैड डेट्स.
जो पैसा आपके पास नहीं आने वाला, ठीक है, ठीक है, जो पैसा आ भी सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, आ भी सकता है, बैड डेट्स रिकवर्ड में आएगा, फिर वो बैड डेट्स रिकवर्ड में, लेकिन आपने मान लिया कि भाई हालात ऐसे नहीं आएंगे, तो दिस इज द, तो इसको हम बैड डेट्स ही मान लेते हैं कि भाई ये हमारे पास अमाउंट नहीं आ पाएगा। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट देखो बच्चे, एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर, हमारा जो ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल से और एंड हमारा होता है मार्च में, तो एंड ऑफ द ईयर यानी कि मार्च एंड में, 31 मार्च में हमारे कुछ अकाउंट्स बनते हैं कंपनी के, फर्म के। एक होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरा होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरा होता है हमारा बैलेंस शीट। इसी के अंदर हमारा ट्रेडिंग अकाउंट भी होता है। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं और यहाँ पे फर्म के जितने बैलेंसेस होते हैं ना, वो इस बैलेंस शीट में लिखे जाते हैं, जितने भी बैलेंसेस होते हैं, फिर चाहे वो डेटर्स हो, कैपिटल हो, क्रेडिटर हो, हमारी फर्नीचर हो, हमारी मशीनरी हो, जो भी बैलेंसेस कंपनी के पास एट द एंड ऑफ ईयर हैं, सभी अकाउंट के बैलेंसेस वो बैलेंस शीट में शो होते हैं। तो बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट आपको एक तरीके से बैलेंसेस शो करती है और इसी से ही फाइनेंशियल पोजीशन फर्म की पता लगती है। तो एक तरीके से ये क्या दिखाते हैं? फाइनेंशियल पोजीशन दिखाते हैं फर्म की। ठीक है, आई बात समझ में? नेक्स्ट है आपका, यानी कि जैसे कोई भी प्रोडक्ट है उसकी बुक वैल्यू, वो कितनी बुक वैल्यू उसकी इस वक्त बची है। जैसे मानो कि मैंने 1 लाख की मशीनरी खरीदी, ठीक है, अब इस साल उसकी कितनी वैल्यू बची है वो मेरी बुक्स में लिखा होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन इस पे लगता है, अमाउंट कम हो जाता है। मानो कि 10 साल 10,000 कम हो गया, डेप्रिसिएशन लग गया फर्नीचर पे, ठीक है, तो वैल्यू कितनी बची? 90,000। तो 90,000 इज द बुक वैल्यू। ठीक है, जो वैल्यू अब बची हुई है दैट इज 90,000 एंड 90,000 इज द बुक वैल्यू। मतलब नाउ बुक्स में, इस वक्त बुक्स में कितनी वैल्यू रिटर्न है, तो दैट इज बुक वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये यूज किया डेप्रिसिएशन। तो ये डेप्रिसिएशन क्या चीज है? डेप्रिसिएशन क्या चीज है? ये घटा हुआ अमाउंट जो है दैट इज डेप्रिसिएशन। देखो, हर चीज की डेप्रिशिएट वैल्यू होती है। हर चीज इस वर्ल्ड में जितनी भी चीजें हैं ना, वो सब दिन ब दिन घटती जा रही हैं। जैसे हम लोग भी है ना, हम लोग भी घटते ही जा रहे हैं। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा कि वी विल डाई, है ना, क्योंकि हमारी वैल्यू खत्म हो गई होगी। तो उसी तरीके से डेप्रिसिएशन होता है, जो हर चीज पे डेप्रिसिएशन लगता है, यानी कि वैल्यू का घटना, दैट इज डेप्रिसिएशन। लास्ट आइटम मैं बता रही हूँ आपको, एक होता है क्रेडिट और एक होता है डेबिट। कोई भी अकाउंट जब बनाया जाता है तो वो इस फॉर्म में होता है, टी फॉर्म में। ये टी फॉर्म में होता है, इस तरीके से अकाउंट बनता है हमेशा टी फॉर्म में। तो इस साइड को हम कहते हैं डेबिट और इस साइड को हम कहते हैं क्रेडिट। ठीक है, अभी आप इतना ही समझो कि इस तरफ जितने भी आइटम आते हैं वो सारे डेबिट के आइटम होते हैं और इस तरफ जितने भी आइटम होते हैं वो क्रेडिट के आइटम होते हैं। तो हमेशा लेफ्ट साइड को डेबिट कहते हैं और राइट साइड को हम क्या कहते हैं? क्रेडिट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये सारे आइटम्स देखे आज, इनका मीनिंग देखा इन आइटम्स को, क्योंकि ये सारे आइटम्स देखो बच्चे आपके लिए नए हैं सारे आइटम्स। तो इन टर्म्स को आप बार बार पढ़िए, बार बार समझिए और याद कीजिए, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में ये टर्म्स ही आपको आगे आएंगे, तो इनके मीनिंग आपको पता होने चाहिए। तो these all are the basic terms used in accounting, जो बेसिक यूज किए जाते हैं अकाउंटेंसी में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।